गाइस, वेलकम बैक आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सीरीज में। और मैं हूं संदीप कौर। आज का जो टॉपिक है वो रिक्वेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि रिस्क असेसमेंट इन क्लिनिकल लैब इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। डेली बेसिस पे क्लिनिकल लैब्स में इन्फेक्शियस मटेरियल्स के साथ, एजेंट्स के साथ, रिएजेंट्स के साथ डीलिंग होती रहती है। तो to reduce the risk of transmission from microbes to workers or environment, हमें रिस्क असेसमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने आपको दे दी है, आप प्लीज़ मेल आईडी नोट कीजिए और मुझे क्वेश्चंस जो हैं आप भेज सकते हैं। मैं आपको उसी टाइम जवाब दूँगी। इन केस अगर मैं आपको रिवर्ट ना कर सकी तो मैं क्वेरी सेशन में ज़रूर ये चीज़ बताऊँगी। तो आज के टॉपिक का जो कंटेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम किस किस सब हेडिंग को डिस्कस करेंगे। आज हम रिस्क असेसमेंट के बारे में जानेंगे कि रिस्क असेसमेंट क्या है, कौन रिस्क असेसमेंट कर सकता है, कितनी फ्रिक्वेंटली रिस्क असेसमेंट किया जा सकता है क्लिनिकल लैब्स में, रिस्क असेसमेंट की प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं, बायोसेफ्टी लेवल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उसकी क्या एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। आज हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो जो है आप एंड तक देखिएगा। और गाइज़, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी एजुकेशनल वीडियोस होते हैं वो आप हमेशा एंड तक देखिएगा, क्योंकि क्या होता है जब भी हम हाफ नॉलेज लेते हैं तो वो काफ़ी डेंजरस होती है, एज यू नो। तो इसलिए एजुकेशनल वीडियो को हमेशा एंड तक देखें। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो हैं वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए आज का जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। अब हम जानेंगे कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। Risk assessment is a process which involves hazard identification and hazard control. इस definition में आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, that is hazard and risk. तो इनके बारे में भी आपको मैं explain करना चाहती हूँ कि hazard is something which is intrinsically dangerous, जैसे कि agents, infectious materials या फिर कोई situation, उसको भी हम हैज़र्ड कह सकते हैं। रिस्क क्या होता है? इट इज चांसेस ऑफ इंजरी व्हेन एक्सपोज्ड टू माइक्रोब। ये किस पे बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड सीवियरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ प्रेडिक्शन। देखिए, अब हम बात करेंगे कि रिस्क असेसमेंट कौन कर सकते हैं। आप अपनी अपनी लैब्स में, क्लिनिकल लैब्स में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्रिएट कीजिए, जिसमें लेबोरेटरी स्टाफ होगा, फैसिलिटी स्टाफ का मेंबर होगा, आपके स्पेशलिस्ट होंगे जैसे कि पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, आपके सेक्शंस के इंचार्जेस होंगे, मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर्स। जो भी आपकी टीम है वो इस तरीके से बननी चाहिए कि जिनको हैज़र्ड की नॉलेज हो, कंप्लीट नॉलेज हो हैज़र्ड्स की, एनवायरनमेंट की, और इसमें मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये टीम अभी से ही, अगर आपकी लैब में कोई भी टीम अभी तक क्रिएट नहीं हुई है, तो सबसे पहले आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो क्रिएट कीजिए। जो भी अभी मैंने आपको एक लिस्ट दी है कि ये मेंबर्स होने चाहिए, उन मेंबर्स को कलेक्ट कीजिए। सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दीजिए और आप उनकी नॉलेज को एक्सेस कीजिए कि क्या उनको एक्चुअल में हैज़र्ड के बारे में नॉलेज है, क्या वो वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, और क्या उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, क्या उनमें वो कैलिबर है कि वो आपको एडवाइस कर सकें। तो आप सबसे पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और एक टीम क्रिएट कीजिए जो कि रिस्क असेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। अब हम बात करते हैं कि रिस्क असेसमेंट जो है कितनी फ्रिक्वेंटली किया जा सकता है। रिस्क असेसमेंट जो है वैसे तो आप वीकली 2 टाइम्स कर सकते हैं, और मैं कहूँगी कि आप वीकली 2 टाइम कीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, रिस्क जो है उसकी मिनिमाइजेशन का हमें पता चलता है।
आपने देखा होगा कि जब भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं लैब के कुछ पैरामीटर्स की, वो हम किस लिए करते हैं? इससे हमें पता चल जाता है क्या ट्रेंड चल रहा है। आपके ग्राफ से काफ़ी चीज़ें जो हैं प्रिडिक्ट हो जाती हैं कि आपकी जो ग्राफ है वो किस पीक पे जा रहा है, कितना डाउन हुआ है। इससे आपको काफ़ी नॉलेज हो जाती है। तो रिस्क असेसमेंट की भी आप एनालिसिस कीजिए। इसके अलावा आप रिस्क एनालिसिस तब कर सकते हैं जब भी आप कोई न्यू इक्विपमेंट जो है अपनी लेबोरेटरी में इंट्रोड्यूस करें, या कोई इन्फेक्शियस मटेरियल से आप काम कर रहे हो, या आप एजेंट्स के साथ काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ काम करते हैं तो आपको फ्रिक्वेंटली वहाँ पे रिस्क असेसमेंट करनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आपके हेल्थ केयर वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं और आपके हाउसकीपिंग स्टाफ वहाँ पे काम करते हैं। तो आप लोगों को जैसे हिस्टोपैथोलॉजी लैब हो गई या माइक्रोबायोलॉजी लैब हो गई, वहाँ पे रिस्क असेसमेंट जो है वो फ्रिक्वेंटली करनी है। आप अपनी पॉलिसी में डिसाइड कीजिए कि आपने रिस्क असेसमेंट कितनी फ्रिक्वेंटली करनी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप हफ्ते में 2 बारी रिस्क असेसमेंट ज़रूर कीजिए और इनकी डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड जो है आप अपने पास संभाल कर रखिए। आपको इससे ट्रेंड पता करने में हेल्प होगी। अब हम बात करेंगे कि हमें रिस्क असेसमेंट क्यों करनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट हमेशा इसलिए करते हैं ताकि रिस्क जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके। आप लोगों को पता है रिस्क इज़ नेवर ज़ीरो। रिस्क कहीं भी ज़ीरो नहीं होता है। आप डेली बेसिस पे भी देख लीजिए, आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें भी कभी कभार आपको रिस्क होने के चांसेस होते हैं। तो रिस्क जो है वो ज़ीरो कभी नहीं हो सकता है। वैसे ही क्लिनिकल लैब्स में रिस्क तो हमेशा ही रहता है, जो कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन से हो सकता है, इनहेलेशन ऑफ एरोजोल्स, स्पिलेज हो सकती है, कंटामिनेशन फ्रॉम फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स क्या होते हैं? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, आपके लैपटॉप्स हो गए, आपके टेबल्स हो गए। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि कंटामिनेटेड हो और आप उनको टच करें और आपको इन्फेक्शन फैल सकता है। और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आपको रिस्क है। तो रिस्क असेसमेंट आपकी क्लिनिकल लैब में करना ज़रूरी है। तभी हम कहते हैं कि जो भी आपकी ईटेबल्स हैं वो आप लेबोरेटरी में नहीं करेंगे। आप कैंटीन्स में जाइए, वहाँ पे आप कैफेटेरिया में जाइए, वहाँ पे आप अपनी मील्स ले सकते हैं। बट आप लोगों ने क्या है, कभी भी लैब के अंदर अपनी ईटेबल्स जो है वो चीज़ नहीं लेके आएंगे। अभी हम रिस्क असेसमेंट की प्रोसेस के सिर्फ स्टेप्स जानेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन में अभी आपको थोड़ी देर में दूंगी। तो अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेप्स जो है रिस्क असेसमेंट करने में बहुत ज़रूरी है, जिनको जानकर आप अपनी क्लिनिकल लैब में रिस्क असेसमेंट ईजीली कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है दैट इज़ आइडेंटिफाई हैज़र्ड। तो मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को रिस्क एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हैज़र्ड की इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई हैज़र्ड्स, देन उससे जुड़े रिस्क क्या है। सेकेंड स्टेप जो है दैट इज़ इवैल्यूएट रिस्क। थर्ड जो है डिटरमाइन कंट्रोल्स। फोर्थ इवैल्यूएट कंट्रोल्स। और फिफ्थ जो है वो है रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन। तो चलिए एक एक करके अब हम इन स्टेप्स के बारे में विद एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला जो स्टेप मैंने आपको बताया दैट इज आइडेंटिफाई हैज़र्ड्स। आपको हैज़र्ड के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बायोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बायोलॉजिकल एजेंट से रिलेटेड ही एग्जाम्पल दूँगी। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? दैट इज बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, एल्गे, फंजाई, सेल लाइन्स, सेल कल्चर्स, रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिजम्स। आप देखेंगे कि बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं हम किस बेसिस पे उनको देखेंगे। तो इनकी हम पैथोजेनिसिटी देखते हैं, विरुलेंस देखते हैं एंड ट्रांसमिसिबिलिटी देखते हैं। पैथोजेनिसिटी कहने का मतलब मेरा ये है, आई नो इट्स अ मेडिकल टर्म बट आप लोगों को इजीली समझ भी आ जाएगा। पैथोजेनिसिटी का मतलब ये है कि उस इन्फेक्शियस एजेंट की जो डिजीज़ कॉज करने की क्षमता क्या है। विरुलेंस जो है, विरुलेंस एजेंट जो है वो अगर हम स्मॉल नंबर में इंट्रोड्यूस करें तो वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल नंबर की बात की है, तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
क्वांटिटेटिव एबिलिटी हम देखेंगे कि डिजीज कितनी कॉज कर सकते हैं ये एजेंट्स। जो थर्ड है दैट इज ट्रांसमिसिबिलिटी और कम्युनिकेबिलिटी की ईज ऑफ स्प्रेड, कितनी रेंज तक ये स्प्रेड हो सकते हैं। तो ये 3 टर्म्स के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि वो बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। अब सेकेंड है दैट इज इवैल्यूएट रिस्क। इन एजेंट्स से रिलेटेड कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं वो आप लोगों ने अपने रिस्क असेसमेंट में देखना है। बेसिकली मैं आपको एक RCA बता रही हूँ, रूट कॉज एनालिसिस। तो मैं आपको रिस्क के कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। रिस्क देखिए हम कैसे देखेंगे। रिस्क हम 2 चीज़ों में देख सकते हैं। मैंने आपको रिस्क की डेफिनेशन बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया थी किस पे बेस्ड होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड सिवियरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस में आप लोग ये देखेंगे कि कितना रेयर है, लाइकली है, अनलाइकली है। ये चीज़ें आपकी जो है वो आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। मैंने आपको बताया था इट्स अ काइंड ऑफ प्रेडिक्शन। सेकेंड आप देखेंगे सिवियरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, डेथ रिलेटेड भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, पॉसिबल भी हो सकता है। आप लोगों ने उस एजेंट से रिलेटेड कैसे कैसे रिस्क इन्वॉल्व होंगे, मॉडरेट है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी ग्राम स्टेन का। ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करते टाइम आप देखेंगे उसके पोटेंशियल हैजर्ड्स कौन कौन से हैं। दैट इज एरोजोल्स फ्रॉम फ्लेमिंग स्लाइड्स, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कोलोनाइजेशन हो सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है, और आप देखेंगे इसके रिस्क क्या है। इसका जो रिस्क है ग्राम स्टेनिंग का दैट इज मॉडरेट, ना ये हाई है ना ये लो है। आप यहाँ पे रिस्क में देखेंगे कि सिवियरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ग्राम स्टेनिंग से जो रिस्क है दैट इज मॉडरेट। अब थर्ड जो स्टेप है यहाँ पे है डिटरमाइन कंट्रोल्स। आपने कंट्रोल्स देखने हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कंट्रोल्स जो लीस्ट इफेक्टिव से मोस्ट इफेक्टिव की तरफ है, जैसे कि PPE, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन जो है दैट इज मोस्ट इफेक्टिव और PPE जो है वो है लीस्ट इफेक्टिव। ये मैंने आपको हायरार्की बताई है कंट्रोल्स की। तो PPE में आप देखेंगे कि आपका स्टाफ जो है वो प्रॉपर PPE किट वेयर कर रहा है कि नहीं। जब भी ऐसे एजेंट्स के साथ आप डील करते हैं तो आप लोगों ने, आपके स्टाफ ने, जो भी डॉक्टर्स वहाँ पे डील कर रहे हैं उन्होंने PPE किट पहनी है। सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आप क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, साइनेजेस दे सकते हैं, आपने सेफ्टी रिलेटेड मैनुअल्स बनाने हैं जो कि साइट स्पेसिफिक हो। उसके अलावा आप हैंड हाइजीन की अवेयरनेस दे सकते हैं, PPE वेयर करने के तरीके बता सकते हैं, मेडिकल सर्वेलेंस हो सकती हैं। ये सारे कंट्रोल्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में आएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में। इस पे आप लोगों ने देखना है सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटी डिज़ाइन। सेफ्टी इक्विपमेंट्स में आप क्या क्या देखेंगे, बायो सेफ्टी कैबिनेट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, शार्प कंटेनर होने बहुत ज़रूरी हैं, सेंट्रीफ्यूज, सील्ड कप, सील्स, रोटर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सेफ्टी इक्विपमेंट्स में आ जाएंगी। उसके बाद आता है फैसिलिटी डिज़ाइन। आपके लैब्स में लॉकेबल डोर्स हो जब आप ऐसे एजेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, वैसे भी आपके लैब्स के जो लॉक हैं वो लॉकेबल होने चाहिए। डायरेक्शनल एयर फ्लो, आप लोगों ने ये भी देखना है कि जो भी आप लोग AC लगा रहे हैं मशीन्स के लिए, आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन होती रहे। आपके लैब्स में वेंटिलेशन होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी अंदर की जो भी इन्वायरमेंट है, अंदर की जो भी एयर है वो अंदर ही ना रहे। इस चीज़ का आप लोगों को काफ़ी खास ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है फैसिलिटी डिज़ाइन में आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। इसका मतलब है रिप्लेस द हैजर्ड, और एलिमिनेशन का मतलब होता है फिजिकली रिमूव द हैजर्ड। तो ये आपके कंट्रोल्स हैं जो कि रिस्क असेसमेंट की प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स।
आपने जो भी करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन आप लेंगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप लोगों ने डेली राउंड्स लेने हैं आपकी लेबोरेटरी के। आप एक शेड्यूल बनाइए। आप लोगों ने उसके बेसिस पे जो है लैब की इंस्पेक्शन करनी है। चाहे आप एरिया वाइज डिवाइड कीजिए कि पर डे हमने ये एरिया कवर करना है। आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि उस चीज़ का, उस रिस्क का कॉज क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपनी पॉलिसी में चेंजेस कीजिए और उन डॉक्यूमेंट्स की ट्रेनिंग दीजिए। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि रिस्क असेसमेंट तभी पॉसिबल है जब स्टाफ जो है खुद सामने आए, अपनी मिस्टेक जो है वो खुद जो है एक्सेप्ट करें। आपने इस चीज़ को एनकरेज करना है, ना कि आप लोगों ने उन लोगों को पनिशमेंट देनी है। देखिए, गलती जो है इंसानों से होती रहती है। इट डजंट मीन कि आप उनको पनिश कर दें उस चीज़ के लिए, तो आप लोगों की क्वालिटी जो है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अगर कोई स्टाफ मिस्टेक करता है तो आप लोगों ने उनको समझाना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, ताकि वो चीज़ जो है वो रिपीट ना हो। उसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिमिलर आप लोगों के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं। देखिए, मैंने अभी बताया आपको रिस्क कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने यहाँ पे करेक्टिव एक्शन जो आप लोगों ने दिया है, प्रिवेंटिव एक्शन जो आप लोगों ने लगाया है, वो दोबारा अगर वो एरर हो गया दैट मीन्स वो इफेक्टिव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपनी इफेक्टिवनेस को जज करने के लिए आप वही करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन फिर से रिपीट कीजिए। तो आप लोग क्या है, इसको दोबारा थॉरली रिवाइज कीजिए, दोबारा RCA पढ़िए, दोबारा करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन जो है आप अप्लाई कीजिए। क्वालिटी इज अ कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि अभी तो हमने करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन लगाया तो ये चीज़ ठीक होनी चाहिए। ऐसी चीज़ नहीं है। आप लोगों ने उस पर काफ़ी फोकस करना है। स्टिल अगर वो चीज़ें काम नहीं आती हैं तो आप थोड़ा रिवाइज करके फिर से उसको एलिमिनेट करके न्यू करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपने इफेक्टिवनेस को कैसे रिव्यू करना है। ये सारे स्टेप्स जो हैं आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लैब्स में और आपका रिस्क असेसमेंट जो है काफ़ी अच्छा होगा। देखिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग एक फॉर्मेट तैयार कीजिए जिससे आप अपने हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसके कंट्रोल्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको रिव्यू कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो सिचुएशन आती है तो आप जो है अपने करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन को फिर से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो रही रिस्क असेसमेंट की बात। तो आज से क्या, अभी से ही अपने लैब्स में आप रिस्क असेसमेंट जो है वो शुरू कर दीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल ID मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, फिर भी मैं आपको मेल ID रिपीट कर देती हूँ। दैट इज़ qmseries4you@gmail.com। तो चलिए, अब हम बात करते हैं बायोसेफ्टी लेवल्स की। तो बायोसेफ्टी लेवल्स जो हैं, दीज आर द सीरीज ऑफ प्रोटेक्शन एंड द सेफगार्ड व्हिच इज डिजाइनेटेड टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू लेबोरेटरी पर्सनल्स, वर्कर्स एंड एनवायरनमेंट। बायोसेफ्टी लेवल्स जो हैं इनको 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। वो लेवल्स जो हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, दैट इज रिस्क रिलेटेड टू कंटेनमेंट, ओरिजिन ऑफ माइक्रोब्स, nature of agent, route of exposure, severity of consequences। ये लेवल्स जो हैं, जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये काफ़ी रिस्की होते जाएंगे। तो अब हम बायोसेफ्टी लेवल 1 के बारे में बात करते हैं विद एग्जाम्पल्स। बायोसेफ्टी लेवल 1 में जिन माइक्रोब्स के साथ डीलिंग होती है वो हेल्दी होस्ट में डिजीज कॉज नहीं कर सकता है और ये काफ़ी, इसका जो रिस्क है वो काफ़ी मिनिमम होता है टू द वर्कर्स एंड द एनवायरनमेंट्स। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगी, दैट इज नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ ई. कोलाई। ये बायोसेफ्टी 1 में आते हैं। ऐसे माइक्रोब्स जो हैं वो बायोसेफ्टी 1 में इनकी डीलिंग होती है। अब मैं बात करूँगी बायोसेफ्टी लेवल 2 की।
बायोसेफ्टी 2 में जिन माइक्रोब्स के साथ डीलिंग होती है दे आर इंडिजिनस और ये मॉडरेट रिस्क पोज करते हैं टू द वर्कर्स एंड द एनवायरमेंट्स, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो आपकी स्किन पे प्रेजेंट होगा। जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी स्टडी की होगी उनको पता होगा कि वो आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे होता है और स्किन पे होता है। ये राउंड शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब हम बात करते हैं बायोसेफ्टी लेवल 3 की। बायोसेफ्टी लेवल 3 में जिन माइक्रोब्स के साथ डीलिंग होती है दे आर इंडिजिनस एंड एक्सोटिक। इन माइक्रोब्स की जो ट्रांसमिशन होती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होती है, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो बैक्टीरिया है ये टीबी कॉज करता है। इसीलिए कहते हैं कि जिनको खांसी के सिम्टम्स आ रहे हैं वीक तक वो उसी टाइम जाके अपना चेकअप करें, क्योंकि चांसेस होते हैं कि उन पर्सन को टीबी हो सकता है। अब हम बात करते हैं बायोसेफ्टी लेवल 4 दैट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रोब्स की डीलिंग होती है वो डेंजरस भी होते हैं और एक्सोटिक भी होते हैं और इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस जो वैक्सीन क्रिएट नहीं की जाती। यहाँ पे जो है हाई रिस्क पोज होता है, ये थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए भी और वर्कर्स के लिए, तो काफ़ी खास ख्याल रखना पड़ता है जब भी इसके साथ डील करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी इबोला वायरस और सबसे करंटली जो अभी चल रहा है दैट इज कोरोना वायरस। प्लीज स्टे सेफ गाइस, ये बहुत डेंजरस है। तो ऐसे जो वायरसेस हैं जब तक इनकी वैक्सीनेशन नहीं आती है तब तक आप लोगों की जान को जो है कह लीजिए खतरा ही हो सकता है। तो ये काफ़ी डेंजरस होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो बायोसेफ्टी लेवल 4 में जो यहाँ पे लैब टेक्नीशियंस डील करते हैं, जो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं डील करते हैं, वो सेफ्टी सूट्स पहन के रखते हैं ऑल द टाइम जब भी उन्होंने एंट्रेंस करनी होगी, और जब भी वो एग्जिट करते हैं तो वो शावर लिए बगैर बाहर नहीं आते हैं। ये जो बायोसेफ्टी लेवल 4 है वो एक रिस्ट्रिक्टेड जोन में बनाया जाता है। ये किसी ऐसी बिल्डिंग में नहीं होगा जहाँ पे काफ़ी सारा स्टाफ हो या मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ऐसी जगह पे ये चीज़ें नहीं बनाई जाती। ये बिल्कुल ही अलग बनाया जाएगा और वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन जोन होगा, वहाँ पे किसी को आना जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे पीपीई किट पहनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो पर्सन है जो वर्कर है उसकी डेथ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। जो भी वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं उन्होंने एग्जिट से पहले जितनी भी आपके मटेरियल्स को आपने यूज़ किया है उनको डिकंटामिनेशन करना होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है डिकंटामिनेट करना। उसके अलावा यहाँ पे बायोसेफ्टी कैबिनेट 3 क्लास का यूज़ होता है। मैं यहाँ पे बायोसेफ्टी लेवल की बात कर रही हूँ बट बायोसेफ्टी कैबिनेट 3 का यहाँ पे यूज़ होता है। अब मैं बायोसेफ्टी लेवल 2 की बात करूँगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल लेबोरेटरीज जो होती हैं वो बायोसेफ्टी लेवल 2 की होती हैं। 4 मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस है, बहुत ही कम लैब्स हैं जो कि बायोसेफ्टी लेवल 4 की है। अब मैं आपको बायोसेफ्टी लेवल 2 की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगी। बायोसेफ्टी लेवल 2 में पीपीई किट होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें लैब कोट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए लैब कोट जो है आजकल एक स्टाइल आइकन बन चुका है। देखिए लैब कोट आपने हमेशा अपनी नीज के नीचे तक पहनना है और उसके जो बटन हैं वो हमेशा लगे होने चाहिए थ्रू आउट द प्रोसीजर। जब भी आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, आप लैब के अंदर हैं, तो आपके जो लैब कोट है वो बटन अप होने चाहिए और उनकी जो स्लीव्स हैं वो क्वार्टर हो तो बहुत अच्छी हैं क्योंकि कंटामिनेशन के काफ़ी चांसेस होते हैं। देखिए पीपी जो है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें आपके लैब कोट के अलावा ग्लव्स आएंगे, कैप्स आएंगी, आई प्रोटेक्शन के लिए स्पेक्स होंगे और फेस शील्ड होगी। इसके अलावा डिकंटामिनेशन के लिए बायोसेफ्टी लेवल 2 में ऑटोक्लेव होने बहुत ज़रूरी है, सिंक्स होने बहुत ज़रूरी है हैंड वॉशिंग के लिए, और हर एक सिंक के आगे WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी 7 स्टेप्स हैं
हैंड वॉशिंग के वो पेस्ट होने बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लेबॉरेटरीज़ में सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन्स ही जा सकते हैं। वहाँ पे जहाँ पे भी आपको लगता है हैज़र्ड हो सकता है, वहाँ पे बायो हैज़र्ड का साइन लगना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। वहाँ पे आपने डस्टबिन के ऊपर जो है बायो हैज़र्ड के साइंस लगाएं। जो भी नॉर्मल पर्सन आए उसको पता चल जाए कि इस चीज़ से हैज़र्ड हो सकता है। इसके अलावा जो है लॉकेबल डोर्स हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बायोसेफ्टी लेवल 2 में आती हैं। देखिए बायोसेफ्टी लेवल 1 जो है वो ऑलमोस्ट जनरल है उसकी रिक्वायरमेंट्स, इसलिए मैंने वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं की। तो बायोसेफ्टी लेवल 2 के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारी काफ़ी सारी लैब्स जो हैं बायोसेफ्टी लेवल 2 में अप्लाई करती हैं। और बायोसेफ्टी 4 जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स बताना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये लेवल जो है वो काफ़ी डेंजरस है। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस जो क्वालिटी से रिलेटेड है वो नहीं देखी है, प्लीज़ वो वीडियोस भी देखें, उनको लाइक करें और मुझे कमेंट भी करें। और प्लीज़ फीडबैक आप लोगों का बहुत ज़रूरी है, आप लोग मुझे फीडबैक दें ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को और अच्छा कर सकूँ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है आप लोगों को पता है कितना डेंजरस है। तो अपने घर में रहिए और अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।